बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 12 साउंड की NCERT बुक में से वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगी, है ना। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चों, आप कैसे बोल पा रहे हो? क्योंकि आपकी वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए आप बोल पा रहे हो, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो ना। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है? नहीं, उसको हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। ऐसी वेव्स को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, है ना। लाइट को नहीं चाहिए होता ना मीडियम। देखो, वैक्यूम से आ जाती है वो सन से अर्थ की तरफ, तो उसको वो मैकेनिकल वेव नहीं है। लेकिन साउंड को इट नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों स्टेट्स में ये मूव कर सकती है, सॉलिड में से भी, लिक्विड में से भी और गैसेस में से भी। साउंड मूव्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट सेट्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। क्या करता है? जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो क्या करता है? वो अपने मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेशन मोड में ला देता है ना। आपने कभी सोचा है क्या हुआ? एयर ने क्या किया आपकी आवाज़ को दूसरों के कानों तक पहुंचाने के लिए? वो एयर, आपकी आवाज़ में जो शक्ति है ना, एनर्जी, उसने एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर दिया और वो एनर्जी का ही ट्रांसमिशन हो रहा है। एयर के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा रहे हैं, एनर्जी पास हो रही है फ्रॉम योर माउथ टू द ईयर ऑफ द लिसनर। The particles do not travel all the way from the vibrating object to the ear. A particle of the medium in contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. जब आपने बोलना शुरू किया ना, तो उसकी एनर्जी से जो जो मीडियम के पार्टिकल्स थे ना, जो उसके कांटेक्ट में थे, आपके माउथ के कांटेक्ट में जो एयर के पार्टिकल्स हैं, वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। और उनको, उनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब था वो अपनी एक शांति से थे, पीसफुल, अपने एक इक्विलिब्रियम में थे और उन्होंने उसको हिला दिया। वो स्थिर थे, है ना। उनको वाइब्रेशन में डाल दिया। किसने? आपकी साउंड एनर्जी ने। इट देन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल। अब जिस एयर के पार्टिकल को आपकी साउंड की एनर्जी ने मूव करा दिया, वाइब्रेशन करा दिया, उसने अपने पास वाले पार्टिकल को मूव करा दिया। सो ऑन, इस तरह से वो एनर्जी ट्रांसमिट होती जा रही है एक से दूसरे की तरफ। As a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of rest. वो भी बेचारा रेस्ट पे था, उसको भी वाइब्रेट करा दिया। After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. ठीक है। This process continues in the medium till the sound reaches to your ear. The disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium and not the particles of the medium. समझ में आया बच्चों कि जो एनर्जी है ना, वो मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट हो रही है। उनको वाइब्रेशन बस वाइब्रेट करा रही है वो एयर के पार्टिकल्स को। एयर के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, आपके मुंह से कहीं और नहीं जा रहे हैं वो पार्टिकल्स, वो सिर्फ अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं और इस वाइब्रेशन को वो अलग आगे 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 ट्रांसमिट करते रहते हैं और सारे पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देते हैं और फिर वो आवाज़ आपकी फैल जाती है सब जगह। अब वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस। अब ये वेव की डेफिनेशन है। क्या है वेव? वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन। यही वेव है। तो साउंड वेव बोलते हैं ना इसको, साउंड वेव। तो वो एक डिस्टर्बेंस है। और डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट हुई? क्योंकि आप ये एनर्जेटिक थे, जो आपकी साउंड है ना, इसी एनर्जी की फॉर्म है। They in turn produce similar motion in others. The particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. Okay? This is what happens during propagation of sound in a medium. Hence, sound can be visualized as a wave. Sound waves are characterized by the motion of particles in the medium and are called mechanical wave. अब आपको समझ में आ गया इनको मैकेनिकल वेव क्यों बोला है? क्योंकि दे नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ऐसी वेव्स को बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। एयर इज़ द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। When a vibrating object moves forward,
It pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. क्यों बच्चों, क्यों क्रिएट हो गया हाई प्रेशर का एरिया? क्योंकि उसने पुश किया ना एयर के पार्टिकल्स को, सारे पार्टिकल्स पास पास में आ गए. दिस रीजन इज कॉल्ड अ कंप्रेशन. जब इतने सारे पार्टिकल्स पास पास में आ जाएंगे ना तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन. सी से डिनोट करते हैं. अभी आपको फिगर दिखाती हूँ. दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड. ठीक है, टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है ना वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट. देखिए ना आपने कैसे टू एंड फ्रो मूवमेंट करते हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. तो आगे की तरफ आएंगे तो पुश करेंगे, सारे एयर पार्टिकल्स कंप्रेस हो जाएंगे, फिर वापस पीछे मूव बैक कर जाएंगे. उस समय क्या होगा? इट क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, दैट इज कॉल्ड रेफ्रैक्शन, आर. As the object moves back and forth rapidly, a series of compressions and refractions is created in the air. These make the sound wave that propagates through the medium. Compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. Pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume. प्रेशर क्या होता है बच्चों? किससे रिलेटेड होता है प्रेशर? ये कितने पार्टिकल्स हैं मीडियम के, कितने पार्टिकल्स हैं एक किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में. वो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे वो उतना ज़्यादा प्रेशर है उसका. मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा. कम डेंसिटी कम प्रेशर, मोर डेंसिटी मोर प्रेशर. Thus propagation of sound can be visualized as propagation of density variations or pressure variations in medium. कह सकते हैं बच्चों हम इसको. देखो कंप्रेशन है, रिफ्रैक्शन है, फिर कंप्रेशन है एयर के पार्टिकल्स का. कंप्रेशन क्यों आया? क्योंकि ये ट्यूनिंग फॉर्क ने वाइब्रेट करता है ना ये, तो नॉइज़ आती है, आवाज़ आती है. तो जब इसने वाइब्रेशन किया शुरू, तो एक बार उसने कंप्रेस किया एयर के पार्टिकल्स को और एक बार उसने उनको दूसरी तरफ गया तो ये सारे रेफ्रैक्शन में आ गए. इस तरह से मूव कर रही है ये साउंड की वेव. और ये एक एक्सपेरिमेंट है कि इसको मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए. कैसे प्रूव करोगे? साउंड इज़ अ मैकेनिकल वेव एंड नीड्स अ मटीरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील एक्सेट्रा फॉर इट्स प्रोपोगेशन. इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट. जो भी प्लेनेट पे एटमॉस्फेयर नहीं है ना, वहाँ पे आवाज़ सुनाई नहीं देती है. आप मून पे जाओगे आपको सुनाई नहीं देगा कुछ भी. टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार. The electric bell is suspended inside the airtight bell jar. The bell jar is connected to a vacuum pump. If you press the switch, you will be able to hear the bell. ठीक है, अभी हमने वैक्यूम नहीं किया, अभी एयर है उसके अंदर. तो आप स्विच को प्रेस करते हो तो आपको बेल सुनाई देती है. नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पम्प. व्हेन द एयर इन द जार इज पम्प्ड आउट ग्रेजुअली, द साउंड बिकम्स फेंटर although the same current is passing through the bell. After some time, when less air is left inside the bell jar, you will hear a very feeble sound. What will happen if the air is removed completely? You will still be here to will you still be able to hear the sound of the bell? No. अब एयर ही नहीं है तो प्रोपोगेशन कौन करेगा साउंड का? आएगी नहीं. आपको देखा बच्चों ऐसे एक्सपेरिमेंट का सेटअप. और साउंड वेव्स, हाँ, अब साउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव्स? लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स. अभी आप देखोगे कि साउंड वेव जो होती हैं वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स, इनको क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड वेव्स. टेक अ स्लिंकी. Ask your friend to hold one end. You hold the other end. Now stretch the slinky, then give it a sharp push towards your friend. What do you notice? If you move your hand pushing and pulling the slinky alternatively, what will you observe? If you mark a dot on the slinky, you will observe that the dot on the slinky will move back and forth parallel to the direction of the propagation of the disturbance. बच्चों देखो, जहाँ जिस डायरेक्शन में ये स्लिंकी मूव कर रही है ना, उसी डायरेक्शन में रेयरफेक्शन और कंप्रेशन आ रहे हैं. ऐसे वेव्स को लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं, जिसमें कैसे होता है पार्टिकल का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन होता है. तो आप बोलोगे क्या और कोई भी तरीका है क्या पार्टिकल्स के वाइब्रेट करने का? हाँ, और भी एक तरीका है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं. जैसे कि पानी डालोगे ना आप नदी में या पानी में पत्थर डालोगे तो कैसे वेव्स आती हैं? वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं. ये जो साउंड की वेव है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है.
ठीक है, तो किस डायरेक्शन में होता है इसमें प्रोपोगेट, किस में वाइब्रेशन कैसे करते हैं पार्टिकल्स, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होता है. द रीज़न where the coil becomes closer are called compression, and the regions where the coils are further apart are called rarefaction. As we already know, sound propagates in the medium as a series of compression and rarefaction. Now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium. These waves are called longitudinal waves. In these waves, the individual particles of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. बच्चों डेफिनेशन है longitudinal waves की. क्या होती है longitudinal waves? The particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. This is exactly how a sound wave propagates. Hence, sound waves are longitudinal waves. There is also another type of wave called a transverse waves. In a transverse wave, particles do not oscillate along the direction of the wave propagation, but oscillate up and down about their mean position as the wave travels. Thus, a transverse wave is the one in which the individual particles of the medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of the wave propagation. Okay, when we drop a pebble in a pond, the waves you see on the water surface is an example of transverse wave. Light is a transverse wave, but for light the oscillations are not of the medium particles or their pressure or density. It is not a mechanical wave. ठीक है, आप बड़ी क्लास में आओगे ना तब देखोगे कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव. देखो, वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय द फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड. ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको साउंड के पता होने चाहिए. क्या होती है फ्रीक्वेंसी, क्या होता है एम्पलीट्यूड और क्या होती है स्पीड. अ साउंड वेव इज इन ग्राफिक फॉर्म is shown in figure, which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium. The density as well as the pressure of the medium at a given point varies with distance above and below the average value of density and pressure. The figure represents the density and pressure variation respectively as the sound wave propagates in the medium. Compressions are the region where the particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve. The peak represents the region of maximum compression. Thus, compression are the region where density is. तो ये देखो बच्चों किस तरह से डेंसिटी में वेरिएशन की फॉर्म में जो है ये वेव प्रोपोगेट कर रही है. साउंड का सोर्स है स्पीकर और कैसे प्रोपोगेशन हो रहा है. इस डायग्राम को याद कर लो आप, कैसे कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफेक्शन हो रहा है, आगे पीछे जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं. ठीक है, वो इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बीच में क्या है, मीन पोजीशन है, और ये जो टॉप में दिखा रहा है ना ये क्या है, ये कंप्रेशन है, और नीचे क्या है, रेयरफेक्शन है ना. ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं जो मैक्सिमम पॉइंट है, और नीचे वाले मैक्सिमम पॉइंट को ट्रॉ बोलते हैं. और ये एवरेज डेंसिटी है बीच में जो दिखा रखा है ना, इस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया है ना, डेंसिटी और प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस. ठीक है, और ये क्या है, साइन लैम्डा, इसको बोलते हैं वेव लेंथ, है ना. दो क्रेस्ट के बीच में या दो ट्रॉ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं लैम्डा. एक वेव की इतनी लेंथ है. ओके, as well as pressure is high. Rarefaction are the regions of low pressure where particles are spread apart and are represented by the valley, that is the lower portion of the curve. A peak is called the crest and a valley is called the trough of a wave. The distance between two consecutive compression or two consecutive rarefaction is called wavelength. The wavelength is usually represented by lambda, Greek letter. इसकी SI यूनिट है मीटर. क्यों बच्चों मीटर? क्योंकि ये भी डिस्टेंस है ना, है ये हर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़. इन्होंने इन्हीं के नाम पे फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट है ना उसको हर्ट्ज़ बोलते हैं, इनको ऑनर के लिए. इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे स्टडी किया था. फ्रीक्वेंसी टेल्स अस, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स. सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इज इन यूनिट टाइम is called the frequency of your beating the drum. We know that when sound is
through a medium, the density of the medium oscillates between a maximum value and a minimum value. The change in density from maximum value to the minimum value, then again to the maximum value, makes one complete oscillation. The number of such oscillations per unit time is the frequency of the sound wave. मतलब ये क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी कितने एक यूनिट टाइम में या पर सेकेंड कितनी साउंड वेव्स गुजरी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से. ठीक है, ज़्यादा साउंड वेव्स गुजरेंगी तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कम साउंड वेव गुजरेंगी तो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कम है. तो एक पूरे कंप्लीट ऑसिलेशन में जितनी द चेंज इन द कहाँ से है, द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव. मतलब एक पूरी वेव है ना, जैसे ये एक पूरी वेव आई, कंप्रेशन से स्टार्ट हुई, फिर जब दूसरा कंप्रेशन शुरू होगा तब तक एक पूरी वेव हो जाएगी ना, उसको उसके कितने नंबर गुजरते हैं एक सेकंड में, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. अभी आगे और आएगा तो और अच्छे से क्लियर करूँगी. इफ़ वी कैन काउंट द नंबर of the compressions or rarefaction that cross us per unit time, कहाँ गया, we will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by nu, बोलते हैं nu, Greek letter है nu. It's ऐसा यूनिटेड hertz. The time, अच्छा ये सब कुछ इन्होंने फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया है. अब दूसरा शुरू हो रहा है. The time taken by two consecutive compressions or rarefaction to cross a fixed point is called the time period. ये दूसरी टर्म है. हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लैम्डा पढ़ा अभी है ना, वेवलेंथ पढ़ी हमने, फ्रीक्वेंसी पढ़ी, और अभी ये है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है कि टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव. ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ये कितने रेयरफेक्शन और कितना ये निकलने में कितना टाइम लेते हैं, एक कंप्रेशन से दूसरा कंप्रेशन आने में कितना टाइम लेता है, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड. ठीक है, तो ये टाइम पीरियड जो है ये फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, है ना, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो मतलब इसका मतलब है कि टाइम पीरियड ज़्यादा है, तभी कम वेव्स आ रही हैं. Other words, we can say the time taken for one complete oscillation is called the time period of the sound wave. It is represented by the symbol capital T. Its SI unit is also second. आपको पता ही है टाइम की तो सेकंड ही होती है. Frequency and time period are related as follows. Nu is equal to 1/T. ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वॉल्यूम टाइम पीरियड कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा. इसका मतलब A violin and a flute may both be played at the same time in an orchestra. Both sounds travel through the same medium, that is air, and arrive at our ear at the same time. Both sounds travel at the same speed, irrespective of the source, but the sounds we receive are different. This is due to the different characteristics associated with the sound. Pitch is one of the characteristic. अब pitch क्या होती है, वही frequency है ना. समझ में आया आपको क्यों अलग अलग साउंड सुनाई देती है, क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, है ना. फ्रीक्वेंसी अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है, टाइम पीरियड अलग है, लैम्डा अलग है, तो हमें सुनाई अलग अलग साउंड देती है. हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एमिटेड साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच. द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच. Thus, a high pitch sound corresponds to more number of compression and rarefaction passing a fixed point per unit time. Objects of different size and conditions vibrate at different frequencies to produce sounds of different pitch. देखो ये दो डायग्राम है, देखो पता लग रहा है ना आपको किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेव्स का नंबर किस में ज़्यादा है, नीचे ज़्यादा है ना, नीचे वाले में. और ये इसको वेवलेंथ बोलते हैं. एक पूरी एक कंप्रेशन से शुरू होकर दूसरा कंप्रेशन तक की डिस्टेंस को वेवलेंथ बोलते हैं. और ये फ्रीक्वेंसी देखो नीचे कितने ज़्यादा नंबर है वेव्स के, इसमें कितने कम नंबर है, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम on either side of the mean value is called the amplitude of the wave. It is usually represented by the letter A. For volume, its unit will be that of density or pressure. ये देखो ये एम्पलीट्यूड है, ये डायग्राम देखो किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, नीचे वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है ना. मीन पोजीशन से देखो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस है,
नीचे वाली वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा लग रहा है ना, आपको पता लग रहा है। और ये एम्पलीट्यूड देखो, जो मैक्सिमम पोजीशन देखो मीन पोजीशन से, तो ये कम एम्पलीट्यूड है, नीचे वाली का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा कि वॉइस जो है सॉफ्ट है या लाउड है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। जितनी एनर्जी लगा के धम धम बजाओगे उतना तेज ज़्यादा बड़ा एम्पलीट्यूड होगा और उतनी ही लाउडनेस होगी, लाउड होगी साउंड। इफ़ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली वी हियर अ सॉफ्ट साउंड बिकॉज वी प्रोड्यूस अ साउंड वेव ऑफ लेस एनर्जी। लेस एनर्जी मतलब लेस, छोटा एम्पलीट्यूड। इफ़ वी हिट द टेबल हार्ड वी हियर अ लाउडर साउंड। कैन यू टेल वाई? A sound wave spreads out from its source. As it moves away from the source, its amplitude as well as its loudness decreases. Louder sound can travel a larger distance. क्यों? क्योंकि आपने लाउडर साउंड जो है बहुत एनर्जी के साथ प्रोड्यूस करी है, तो ज़्यादा लंबे देर तक, दूर तक उस एनर्जी रहती है। धीरे धीरे वो एम्पलीट्यूड कम होते होते एनर्जी ख़त्म हो जाती है और वो सुनाई नहीं देती आवाज़ बाहर जाके। इट इज़ एसोसिएटेड विद हायर एनर्जी। A diagram shows the wave shapes of a loud and a soft sound of the same frequency. Soft sound, loud sound. क्यों? Because of difference in amplitude. The quality or number of sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness. The sound which is more pleasant is said to be of rich quality. A sound of single frequency is called a tone. एक ही frequency हो sound में तो उसको बोलते हैं tone. The sound which is produced due to mixture of several frequency is called a note and is pleasant to listen to. Note is unpleasant to the ear. Noise. नोट तो बच्चों ये जो ऑर्केस्ट्रा में बजाते हैं ना, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज की बहुत प्लेजेंट वॉइस होती है, उसको बोलते हैं नोट। म्यूजिक इज़ प्लेजेंट टू हियर एंड इज़ ऑफ रिच क्वालिटी। ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज अ डिस्टेंस विच अ पॉइंट on a wave such as the compression or rarefaction travels per unit time. We know speed is distance upon time, so lambda upon t is equal to v is equal to v. Here lambda is the wavelength of the sound. It is the distance traveled by the sound wave in one time period of the wave. Thus v is equal to lambda nu. क्यों? क्योंकि 1/t is equal to nu, फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है ना 1/t टाइम पीरियड। तो ये याद रख लेना इक्वेशन को कि v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू होता है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू वेव लेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल द फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन। ठीक है। कितनी होती है स्पीड साउंड की? अराउंड 340 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम है उससे, लाइट से। ये न्यूमेरिकल करा देती हूँ आपको। A sound wave has a frequency 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? वेवलेंथ दे रखी है, आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज़। अभी आपने फार्मूला देखा है, न्यू दे रखी है तो हम इसको हर्ट्ज़ में चेंज कर लेते हैं। किलो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है। आपको लैम्डा जो है 35 सेंटीमीटर दिया है, उसको मीटर में चेंज करना पड़ता है। ऐसा यूनिट्स है ना बेटा। तो we know that speed v of the wave is equal to wavelength into frequency. तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी से आप क्या निकाल लोगे? द टाइम टेकन बाय द वेव टू ट्रैवल अ डिस्टेंस d ऑफ 1.5 किलोमीटर इज t इज इक्वल टू d अपॉन न्यू। तो d आपको पता है, आपको मीटर में चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि किलोमीटर में दी है, उसको मीटर में चेंज कर लो 1000 से मल्टीप्लाई करके, और इसको डिवाइड करो 7 से 0 काट दिए सारे, तो टाइम आ गया 2.1 सेकेंड। द साउंड विल टेक 2.1 सेकेंड टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.7 किलोमीटर। ठीक है। ये इन्होंने ये सिंबल बेटा न्यू का दे दिया, ये न्यू नहीं है, ये वी है। वी वेलोसिटी जो आपने अभी निकाली है ना, उसकी कितनी स्पीड है उसके डिवाइड किया है, क्योंकि आपको पता है ना स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अभी हमको टाइम निकालना है, स्पीड हमने निकाली ली, ये न्यू का साइन बना दिया, गलत बना दिया आपको। ठीक है। ओके।